नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर बताएंगे आपको, महागठबंधन या महालठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में थे और पीएम मोदी जमकर बरसे हैं विरोधियों पर। क्यों उन्होंने महागठबंधन को महालठबंधन कहा और न सिर्फ लठबंधन बल्कि प्रधानमंत्री ने एक लठबंधन की कविता भी सुना दी। साथ ही आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि जब लाइट है तो लालटेन की जरूरत नहीं है, और खेसारी को किसने नहला दिया दूध से, और अमित शाह ने आखिर क्यों शहाबुद्दीन के बेटे पर वार किया है, क्यों कहा कि 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं तब भी कुछ नहीं हो सकता। अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको, कल सीएम के नाम का अनाउंसमेंट हुआ कि कौन सीएम कैंडिडेट होगा इंडिया गठबंधन में, लेकिन मुस्लिम डिप्टी सीएम क्यों नहीं। अब ओवैसी की पार्टी सवाल उठा रही है कि जो 2%, 2.5%, 12% है वो सीएम और डिप्टी सीएम का नाम अनाउंस कर रहे हैं और उम्मीदवार हो रहे हैं। जो 16%, 18% मुसलमान हैं, आखिर उनके नाम का डिप्टी सीएम अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुआ। यह कहकर ओवैसी सवाल उठा रहे हैं और ओवैसी के एक नेता कह रहे हैं आखिर महागठबंधन में क्या अब्दुल दरी बिछाएगा। अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको, दिल्ली दहलाने का फिदाइन प्लान। आईसिस मॉड्यूल बेनकाब हुआ है, 2 बड़े आतंकी पकड़े गए हैं। कैसे ये आतंकी पकड़े गए, क्या कर रहे थे। एक सीए की पढ़ाई कर रहा था और साजिश रच रहा था आत्मघाती धमाके की, सुइसाइड बॉम्बर बनकर दिल्ली को दहलाने की। आपको बताऊंगा कैसे इन्हें पकड़ा गया, किस साजिश की तरह ये तैयारी कर रहे थे, आखिर पुलिस इन तक कैसे पहुंची है और क्या जानकारी इनसे मिली है। अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको, पाकिस्तान लिए चलेंगे। भारत ने पाकिस्तान का पानी पहले बंद कर दिया सिंधु समझौता रद्द करके। अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी बंद करने की तैयारी में है, जो पाकिस्तान का गला सुखा देगा। अफगानिस्तान कैसे पाकिस्तान का पानी बंद करेगा और उसके बाद पाकिस्तान में कैसे त्राहिमाम मचा है, यह भी आपको बताऊंगा। और अगली बड़ी खबर आखिर में बताऊंगा कैसे रूस में एक भारतीय फंसा हुआ है। 25 में 17 मारे जा चुके हैं। गया था रूस में काम करने, लेकिन भेज दिया गया यूक्रेन के सामने जंग के मैदान में, और जो वहां से गुहार लगा रहा है कि मोदी जी बचा लो। कौन है ये और क्या कह रहा है, पूरी खबर आपको बताएंगे। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइन। राजस्थान के लोंगेवाला बॉर्डर पर जवानों से मिले राजनाथ सिंह। सेना ने पाकिस्तान बॉर्डर पर किया थार शक्ति अभ्यास। रक्षा मंत्री ने कहा ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल बस हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है। हाईवे पर चलती बस में टक्कर के बाद लगी थी आग। राज्य और केंद्र सरकार ने मदद का ऐलान किया। गुजरात के जामनगर में बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। देश को दहलाने की साजिश नाकाम हो गई। आईसिस से जुड़े 2 आतंकी दिल्ली और भोपाल से गिरफ्तार, संदिग्ध सामान भी बरामद। यूपी के शामली में 1 लाख का इनामी बदमाश मोहम्मद फैसल ढेर हो गया है। संजीव जीवा गैंग से जुड़ा था, 1 दिन पहले पति पत्नी से लूट की थी। छठ पूजा में घर जाने वालों को की भारी भीड़। सूरत रेलवे स्टेशन के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। कल से हो रही महापर्व की शुरुआत। 17वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 युवाओं को जॉब लेटर बांटे। कहा यह सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, राष्ट्र सेवा का अवसर। बिहार में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार चुनाव प्रचार। शाह ने शहाबुद्दीन के बेटे को घेरा, कहा अब 100 शहाबुद्दीन भी किसी का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। सीएम उम्मीदवार घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ रैली। सहरसा में कहा बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है, नीतीश ने 20 साल में कुछ नहीं किया। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीट जीती, बीजेपी को 1 सीट। प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा कदम। 29 अक्टूबर को कराई जा सकती है कृत्रिम बारिश। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों की टीम से पूरा किया गया ट्रायल। दिल्ली में कृत्रिम बारिश की तैयारी कर ली गई है, जल्द ही शुरू होगी कृत्रिम बारिश। आईआईटी कानपुर से खास विमान आया। इस महागठबंधन में, महालठबंधन में, और हम महागठबंधन के रहते हुए अटक दल है, किसी माई के लाल में दम नहीं। लटक दल है,
करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। भटक दल है, अपराधी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसको बख्शने का काम नहीं करेगा। भटक दल है, तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। और पटक दल है। मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। पूरा बिहार कह रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार। ऐसा होने वाला बिहार, देखो हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आरजेडी कांग्रेस के लोग खर्रा, चट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। अपराध चरम पर चला गया, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिहार के लोगों को सावधान रहना है। जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। हम आप लोगों से वादा करके जा रही है, हमारा प्रण है, हमने करके भी दिखाया और ये करेंगे। 14 तारीख को आपकी सरकार बनेगी, महागठबंधन की बनेगी। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में थे, ताबड़तोड़ रैली की है पीएम मोदी ने। पीएम मोदी बनाम महागठबंधन की जंग शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचे, वो तस्वीर आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए पहुंचे। और प्रधानमंत्री मोदी के दरअसल टारगेट पर लालटेन था। पीएम मोदी पूछ रहे हैं लोगों से, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी मेरा एक काम करिए, करेंगे? जरा अपना जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी मेरा एक काम करिए, करेंगे? जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं, जिसके पास मोबाइल है। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। जय श्री राम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। फिर पीएम मोदी ने मंच से, देखिए छठ आ रहा है तो महिलाओं को सूप भेंट किया। उसके बाद पीएम मोदी कर्पूरी ठाकुर साहब को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, और फिर उनके घर को देखा उन्होंने।
दूसरी तरफ तेजस्वी यादव आज सहरसा में थे, प्रचार कर रहे थे। तेजस्वी इससे पहले यहीं पीएम मोदी प्रचार कर चुके हैं। दूसरी तरफ आरजेडी के कैंडिडेट खेसारी आज छपरा में थे और छपरा में उन्हें दूध से नहला दिया गया। एक और तस्वीर देखिए, फिर खेसारी को तराजू में तौला गया, दूसरी तरफ सिक्के रखे गए। ऐश्वर्या लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर आज थे नए नए सीएम कैंडिडेट बने तेजस्वी यादव। तेजस्वी के नाम का ऐलान कल ही हुआ और पीएम मोदी आज पहुंचे। देखिए जरा अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, तेजस्वी का एक वीडियो भी सामने आ गया, आरजेडी ने जारी किया उनके सीएम कैंडिडेचर अनाउंस होने के बाद। जीता और भरोसा जीता है, हर सेवा भावी कर्मठियों का काम में जिसकी सफलता है, हर मन भी जीता दिल भी जीता और भरोसा जीता है, सेवा भावी कर्मठियों का काम में जिसकी सफलता है, जो भी करते वादा पूरा वो करता। अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुटकी ली। जैसे ही सीएम का अनाउंसमेंट हुआ, पीएम ने कहा चुनाव के ऐलान के बाद से ही देख रहे हैं, एक तरफ एनडीए है जिसमें नीतीश, चिराग, कुशवाहा समझदार नेता हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन है जो लाठियां भांज रहा है। महागठबंधन में अटक लटक झटक पटक दल है। आरजेडी 20 सालों से बिहार में कोई चुनाव नहीं जीत सकी है। 35 साल से कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। आरजेडी ने इस बार उसको भी पटक दिया है। तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाए जाने के बाद पीएम ने हमला किया। वहीं महागठबंधन से एनडीए को सीएम चेहरा घोषित करने की मांग की तेजस्वी ने कहा। तेजस्वी ने इसको लेकर एनडीए पर निशाना साधा। सीएम बना तो मेरे साथ 14 करोड़ बिहारी भी मुख्यमंत्री बनेंगे, हमें मौका मिला तो हर वादा लागू होगा। इस पर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने कहा आज बिहार टेक ऑफ करने की ओर तेजी से अग्रसर है। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को आसमान छूना है। दिलीप जायसवाल ने कहा मैं साफ साफ कहता हूं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे और आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। संजय झा ने कहा महागठबंधन में मुख्यमंत्री उम्मीदवार तय हो गया है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है। सुनिए जरा पीएम मोदी को और तेजस्वी यादव। इस महागठबंधन में, महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। हर एक के हाथ में लाइट है तो लालटेन चाहिए क्या? बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला बिहार, देखो हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी के लड़का डरा जाएगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगातार जो है केस मुकदमा छापा मारी
हमारे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करवाना, उम्मीदवारों के छापा मरवाना। बताइए, 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, 2010 में एनडीए ने 206 सीट जीता था, इस बार उससे भी अधिक जीतेंगे। हमारे परिवार, हमारे पिताजी के ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं। डबल इंजन की सरकार रही है 20 वर्षों तक, एक भी फैक्ट्री लगाई है क्या? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अब बिहारी मान सम्मान स्वाभिमान से आगे बढ़ेगा। अब बिहारी गाली नहीं बनेगा। अब बिहारी पलायन के लिए विवश नहीं होगा। बिहार को बर्बाद करने वाले से इस बार मुक्ति हर बिहारी संकल्पित है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय पहुंचे। उसके बाद बेगूसराय में सारे कैंडिडेट्स को एक लाइन से खड़ा किया। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया और उसके बाद पीएम मोदी भी खुद उनके बीच पहुंचे। सब एक कतार में खड़े हो जाइए, जरा जगह कीजिए, मैं बीच में आने वाला हूं आपके। थोड़ा लाइन में खड़े हो जाइए, मैं बीच में आऊंगा आपके बीच में। हाँ, जगह कर दीजिए जरा, शाबाश। देखो बिहार का रफ्तार आया है युद्ध का, जंगल के कल्याण का आया है युद्ध। जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब दूसरी लड़ाई सीएम के बाद शुरू हो गई है डिप्टी सीएम पर। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट महागठबंधन ने अनाउंस कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, एमआईएम कह रही है एमवाई फैक्टर पर वोट लेते हैं मुस्लिम यादव, लेकिन ओवैसी की पार्टी सवाल उठा रही, महागठबंधन ने आखिर मुस्लिम डिप्टी सीएम का ऐलान क्यों नहीं किया? ओवैसी बिहार में वोट मांग रहे हैं और इस बार महागठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाए जाने का ऐलान हुआ। एक और डिप्टी सीएम दूसरे समाज से हो सकता है। भीतरघात और नाराजगी को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन इस ऐलान से बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। एमआईएम ने महागठबंधन पर इसको लेकर निशाना साधा है। एमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हमला बोला, कहा 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। वारिस पठान कह रहे हैं, एमआईएम नेता वारिस पठान ने महागठबंधन पर तंज कसा, कहा 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है। 19% मुस्लिम आबादी को नजरअंदाज किया गया है। वो केवल अपना वोट बैंक बनाना रखना चाहते हैं। वो मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, चिराग कह रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। मुकेश सहनी मल्ला समाज से आते हैं। यह राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 2.6%। पूरे समुदाय की उपजातियों को जोड़ने पर यह आबादी 9% के करीब है। 20 से ज्यादा सीटों पर इनका असर है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यादव समाज से तेजस्वी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट और दूसरे मुकेश सहनी कैंडिडेट, बाकियों का क्या होगा? सुनिए। एक तरफ तो ये बात करते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी के हिसाब से अगर आप आंकड़ा लगा लो तो 19% मुसलमान है, 2% सहनी साहब वाले लोग। अब 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, मगर 19% वाला मुसलमान का अता पता ठिकाना नहीं है। वो क्यों नहीं बन सकता? क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या मुसलमान सिर्फ आपको वोट देने के लिए है? और भी डिप्टी सीएम होंगे कुछ दिनों के अंदर, बता दिया। मुसलमानों की बात करेंगे, पर जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। साहब कह रहे हैं कि जीत कर आएंगे तो हम भी डिप्टी सीएम क्यों नहीं देंगे? सबको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो कई डिप्टी सीएम हो सकते हैं भाई, तो महागठबंधन तय करेगा कितने होंगे, लेकिन समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा। ये आज उनको डर सताने लगा है। ये बताएं बीजेपी कि क्या अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम बनाना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? और वो अल्पसंख्यक भाई के लिए फिक्र हम करेंगे, आप वो फिक्र मत कीजिए। आपके पास भी शाहनवाज हुसैन है, उनके बारे में फिक्र कहिए।
देश में हमारे जो इतने भी अल्पसंख्यक भाई है उनके बारे में सोचिए और उसके बारे में फिक्र कीजिए। तो नई सियासत बिहार में शुरू हो गई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार में थे, प्रचार कर रहे थे और सिवान में थे। शहाबुद्दीन के क्षेत्र सिवान में, वहां से शहाबुद्दीन के सुपुत्र ओसामा चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह के निशाने पर ओसामा थे। ओसामा आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा ओसामा पर, देखिए जरा। विधानसभा चुनाव में शहाबुद्दीन के तेजाब कांड की चर्चा शुरू हो गई। अमित शाह ने सिवान की रैली में आरजेडी को घेरा। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट देने पर सवाल उठाए। नीतीश मोदी राज में अगर 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं तो यह बिहार की जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। 2004 में बाहुबली शहाबुद्दीन के इशारे पर तेजाब कांड हुआ। आरजेडी के पूर्व सांसद के गुर्गों ने 2 लोगों की हत्या कर दी थी। 2 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पर तेजाब कांड हुआ था। चंदा बाबू के 2 बेटों सतीश और गिरीश पर तेजाब से हमला हुआ। दोनों बेटों को तेजाब से नहलाकर उस वक्त हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शव को बोरे में भरकर फेंक दिया गया था। मारे गए दोनों लड़कों के भाई ने बयान दिया था। तीनों भाइयों को शहाबुद्दीन के गुर्गों ने किडनैप किया। हाईकोर्ट के आदेश पर शहाबुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज हुआ। स्पेशल कोर्ट में गवाही से पहले तीसरे भाई की भी हत्या कर दी गई। 11 दिसंबर 2015 को शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा हुई। नीतीश कुमार ने 2004 में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। लालू राबड़ी राज में कानून व्यवस्था को लेकर घेरा था। इसके बाद 2005 में नीतीश पहली बार सत्ता में आए। इसी तेजाब कांड के बाद राबड़ी देवी की सरकार गिर गई थी। सुनिए जरा, इसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने अटैक किया। 20 साल तक ए कैटेगरी हिस्ट्री सीटर शहाबुद्दीन 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या, छोटालाल गुप्ता का हत्या, मुन्ना चौधरी का हत्या, व्यवसायियों के बेटे को तेजाब में नहलाकर गला दिया था। मगर मेरे सिवान के बहादुर जनता शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर नहीं हुए, शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। अब देखिए जरा, मुसलमान डिप्टी सीएम हो, इस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आखिर किसने कितने टिकट दिए? आरजेडी ने देखिए 9 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। कांग्रेस ने 10, वीआईपी ने 0 और एमआईएम ने 25 में 23। दूसरी तरफ एनडीए में जेडीयू ने 4, बीजेपी ने 0, एलजेपी ने 1 और हमने भी 0। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17.7% है। कई सीटों पर मुस्लिम वोट 35 से 40% तक हैं। 2020 में जेडीयू ने 10 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन इसमें से एक भी चुनाव नहीं जीत सका था। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। गठबंधन ने यह मान लिया है कि मुस्लिम समाज को सिर्फ वो डराकर वोट लेंगे, उनकी कोई अहमियत नहीं है। टिकट में भी मुस्लिम समाज के साथ अनदेखी महागठबंधन ने की और जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया, उसमें भी अल्पसंख्यक समाज अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। मुसलमानों की बड़ी परेशानी उन्हें हो रही है जो कुछ देने को तैयार नहीं है। मुसलमान को तो परेशानी नहीं हो रही है, आपको परेशानी हो रही है। आपकी कैबिनेट में एक मेंबर नहीं है, आपका एक मेंबर पार्लियामेंट मुसलमान नहीं है। आबादी के हिसाब से थोड़ी तय हो रहा है। राजनीतिक समीकरण है, राजनीतिक व्यक्तित्व। कांग्रेस बड़ा भाई है, कांग्रेस सबसे बड़ा भाई है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है देश के अंदर। नेतृत्व इंडिया गठबंधन का कांग्रेस है। सही मायने में देखिए तो मुस्लिम समाज को भी अगर कुछ उसके लिए किया है तो एनडीए ने किया है, मोदी जी ने किया है, नीतीश जी ने किया। और ये लोग सिर्फ अपनी अपनी भलाई चाहते हैं, ये न तो मुस्लिम समाज की भलाई चाहते हैं
और न तो बिहार के लोगों की भलाई। मुसलमानों को पोलराइज क्या करेंगे? मुसलमान अब मांग रहा है कि मुझे क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बना रहे हो, लेकिन मुसलमान को बंधुआ मजदूर मानते हैं और मुसलमान भी उनका बंधुआ मजदूर बनने को तैयार है, नहीं तो बदला लेना चाहिए। और आइए बिहार से आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बहुत दर्दनाक खबर है। एसी बस में जाने वाले सावधान हो जाएं। तस्वीर देखिए जरा, यह तस्वीर बस में आग लगने की तस्वीर है। बस में मुसाफिर सवार थे उस वक्त। आग की लपटों से आपको अंदाजा होगा आग कितनी भयावह थी, और आग की लपटें बता रही हैं कि आग कितनी तेजी से लगी, मुसाफिरों का बचना मुश्किल। अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई, आग बुझाने की कोशिश हुई। 20 लोगों की जलकर मौत हो गई इस बस में, 20 लोगों की। उसके बाद देखिए बस को हटाया गया। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। बाकायदा क्रेन मंगाई गई, क्रेन से बस को खींचा गया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जिन्होंने अपनों को खोया है उनका रो रो कर बुरा हाल है, उनके लिए यकीन करना मुश्किल है। आपको याद होगा पिछले दिनों राजस्थान से ही एक और ऐसी तस्वीर आई थी। बस में आग लग गई थी जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। दस दिन पहले जैसलमेर में हादसा हुआ। आज कुर्नूल में चलती बस अचानक आग का गोला बन गई। एक तरफ जैसलमेर में 26 लोगों ने दम तोड़ दिया, तो दूसरी ओर कुर्नूल हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई। लेकिन दोनों हादसों में गलती किसी और की नहीं, बस कंपनी की थी। जरूरत पड़ने पर न बस में सेफ्टी उपकरण मिले और न ही कोई सही इंतजाम। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब तक आम लोगों की जिंदगी लापरवाही की बलि चढ़ती रहेगी? आखिर हादसे के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? देखिए किस तरह पूरी बस जलकर खाक हो गई। एसी बस हैदराबाद से ये बेंगलुरु जा रही थी। कुर्नूल में बस की टक्कर हो गई एक बाइक से। आगे बाइक देख रहे हैं आप। टक्कर होने के बाद बाइक बस के नीचे फंस गई और उसके बाद बस का जो फ्यूल कैप था वो खुल गया। बाइक फंसी रही और बस से डीजल गिरने लगा। फिर अचानक बस में भयानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट हुआ तो आग और तेजी से फैली और इस वजह से बस के खिड़की दरवाजे जाम हो गए। एसी बस थी। यह हादसा रात 2:30 से 3 बजे के दरमियान हुआ है। उस वक्त कई लोग बस के अंदर सो रहे थे और इसी वजह से लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। लोगों ने कई बार कोशिश की लेकिन मेन गेट खुल नहीं रहा था। कुछ लोगों ने खिड़की तोड़ी और बाहर कूद गए। 2 बच्चे समेत 21 यात्रियों की जान बच गई, लेकिन कई लोग अंदर ही झुलस गए। इसमें ज्यादातर लोग 25 से 35 साल के बीच थे। अब तक ड्राइवर, क्लीनर के बारे में पता नहीं चल पाया है। इसमें बस वालों की भी लापरवाही सामने आई है। बस में आग बुझाने के लिए कोई उपकरण नहीं था। इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 11 शवों की पहचान हो गई है। 9 शवों के बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है। बस की चपेट में आने वाले बाइक सवार की भी मौत हो गई है। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है। आज की एक और बड़ी खबर है कि कैसे पाकिस्तान का दाना पानी सब बंद होने वाला है। बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। देखिए जरा कहां से पानी रोकने जा रहा है और कौन कौन प्यासा हो जाएगा। ये आप मैप देख रहे हैं अफगानिस्तान का। ये कुनार नदी आपको दिख रही है। ये बॉर्डर देख रहे हैं। ये है जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है,
यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर, और कुनार नदी जो है यहां बनाएगा वो डैम, और जब यहां डैम बनाएगा तो पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में पानी आना बंद हो जाएगा, यहां ये प्यासे रह जाएंगे। अब देखिए जरा पाकिस्तान को ये मार कितनी भारी पड़ेगी, क्योंकि भारत पहले ये पिटाई कर चुका है। अफगान के सुप्रीम कमांडर अखुंदजादा ने खुला ऐलान कर दिया है, कहा है हमें अपने हिस्से के पानी का इस्तेमाल करने का पूरा हक है। अफगानिस्तान में कुनार नदी पर जल्द ही बांध बनाया जाए, और इसके लिए विदेशी कंपनी के ठेके का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। घरेलू कंपनियों को ठेका दीजिए और जल्दी से जल्दी बांध बना दीजिए। बांध बना दिया तो ये पाकिस्तान में नल में पानी आना बंद हो जाएगा। दरअसल करीब 500 किलोमीटर लंबी कुनार का 80% पानी पाकिस्तान को आता है। अगर बांध बनाकर अफगानिस्तान ने पानी रोका तो पाक को नुकसान होगा, और सबसे ज्यादा असर खैबर पख्तूनख्वा इलाके पर पड़ेगा। बजौर, मोहम्मद जैसे इलाकों में खेती के लिए कुनार बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में कुनार पर 20 से ज्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, मतलब अफगान के बांध बनाते ही पाकिस्तान में बिजली संकट भी बढ़ जाएगा। कुनार नदी को लेकर पाक अफगान में कोई भी समझौता नहीं है, यानी अफगान पानी रोकेगा तो पाक कहीं और अपील नहीं कर सकता है। इससे पहले आपको याद होगा भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका, और पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु समझौता रद्द कर दिया। भारत से पाक जाने वाली नदियों पर पानी और जानकारी देना बंद किया। चिनाब नदी पर बने बगलियार और सलाल बांध के गेट बंद कर दिए। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। आधे पाकिस्तान में गर्मियों में पानी का संकट बढ़ गया। पीने से लेकर फसलों की सिंचाई तक के लिए संकट गहराने लगा। पानी की कमी से पाक के कई पावर प्रोजेक्ट और फैक्ट्रियां ठप हो गई। बारिश में भारत ने जब डैम के गेट अचानक खोले तो पाक में बाढ़ आ गई। मतलब भारत के फैसले से पाक में सूखा और बाढ़ का संकट बढ़ने लगा है। तो पाकिस्तान में टमाटर पर भी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। अफगान विवाद से पाक में टमाटर के दाम आसमान पर हैं। 2 हफ्ते पहले जो टमाटर 50 और 500 रुपए किलो बिक रहा था, उसके दाम अब 5 से 7 गुना ज्यादा बढ़ गए। सब्जियों और चिकन मटन में टमाटर ग्रेवी बहुत पसंद की जाती है पाकिस्तान में, रेस्टोरेंट में, लेकिन टमाटर के दाम बढ़े तो चिकन मटन भी महंगा हो गया। पाकिस्तान में आम लोगों की थाली भी महंगी हो गई। अफगानिस्तान से तनाव के चलते क्रॉसिंग बंद है, व्यापार ठप है, ट्रक रास्ते में खड़े हैं। तो अफगानिस्तान से आने वाले टमाटर ट्रक में भरे हैं लेकिन रास्ते में खड़े हैं क्योंकि जंग चल रही है। खबर है कि करीब 5000 कंटेनर दोनों तरफ फंसे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में बारिश से फसल बर्बाद हुई है। ऊपर से ईरान ने भी पाक को टमाटर सप्लाई कम कर दी है, जिसके बाद पाक में आटा जैसा संकट टमाटर पर आ गया है। 2 साल पहले पाक में आटा करीब सोचिए 350 रुपए किलो पहुंच गया था। आटे को लेकर पाकिस्तान में लूट, प्रदर्शन और मर्डर तक होने लगे थे। अब टमाटर को लेकर पाकिस्तान के लोग लाल हो गए हैं। यह है खैबर पख्तूनख्वा, दावा है जहां के बहुत से चेक पॉइंट, चेक पोस्ट तक तालिबान पहुंच चुका है और पाकिस्तानी फौज भाग खड़ी हुई है। वहां अपना झंडा लगा दिया है। पाक का खैबर पख्तूनख्वा इलाका अफगान बॉर्डर से जुड़ा है। यहीं पर तालिबान लड़ाकों ने सबसे ज्यादा हमला किया है और मुनीर की सेना को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। खबर है कि अफगान बॉर्डर पर तालिबान ने कई चौकियां बना ली। बॉर्डर पर लोगों और गाड़ियों की तालिबानी चेकिंग खुद कर रहे हैं। वहां कोई सेना और पुलिस पाकिस्तान की नहीं है। उनकी पहुंच अब बजौर से पेशावर के बाहरी इलाकों तक हो गई। तालिबानी लड़ाकों ने यहां पाक के कई पोस्ट तबाह कर दिए। डर की वजह से पाक पुलिस ने अपनी चौकियां यहां से हटा ली। खबर है कि पाक फौज के जवान यहां गश्त भी नहीं कर रहे हैं। वो अपनी जान और हथियार छीनने का खतरा बता रहे हैं। इसका फायदा उठाकर टीटीपी ने खैबर में पकड़ मजबूत कर ली। खैबर में अब हथियारों के साथ गश्त तालिबानी लड़ाके कर रहे हैं। वो पाक बॉर्डर के अंदर फंडिंग और भर्ती में भी जुट गए। तो क्या धीरे धीरे खैबर पख्तूनख्वा पाक के हाथ से निकल रहा है? अब देखिए जरा पाकिस्तान का हाल बुरा है। एक तरफ तालिबान पीट रहा है तो उन्हें लग रहा है आतंकी उन्हें मार रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने घर में क्या कर रहे हैं? अपने घर में मसूद अजहर देखिए। मसूद अजहर बाकायदा आतंकी मसूद अजहर अपने घर में खड़े कर रहे हैं, आतंकियों की भर्ती कर रहे हैं। आपको बताऊंगा मसूद अजहर आखिर कैसे 1500 आतंकियों को भर्ती कर लिया। मसूद अजहर ने फिर आतंकियों की भर्ती शुरू कर दी। जैश की पहली महिला ब्रिगेड तैयार हो चुकी है। मसूद ने इसका नाम जमात उल मोमिनात रखा है और इसकी भर्ती 8 अक्टूबर से शुरू की गई है और अब भी आतंकी की ऑनलाइन भर्ती जारी है।
सूत्रों की माने तो जैश में 1500 आतंकियों की भर्ती हो रही है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में जैश आतंकी शामिल है। इसके लिए जैश ने करोड़ों रुपए इकट्ठा भी किए हैं। मदरसों से लगभग 100 करोड़ का चंदा जुटाया गया है, जिसे आतंकी फंडिंग में इस्तेमाल किया गया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में जैश का ठिकाना तबाह हो गया था। बहावलपुर में हमले के बाद कई आतंकी मारे गए, तो अब जैश दोबारा अपना संगठन खड़ा कर रहा है। इसके लिए नवंबर में बड़ी रैलियों का आयोजन होगा और पाक में अगले महीने जैश के 100 से ज्यादा इस तरह के कार्यक्रम होंगे। इसी के जरिए महिलाओं का ब्रेन वॉश किया जाएगा और युवाओं को आत्मघाती बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मसूद अजहर की 2 बहनें तो ऑनलाइन कोर्स भी करवा रही हैं और जिसके जरिए 500 रुपए में आतंकी बनने का कोर्स पढ़ाया जा रहा है। सुनिए जरा एक्स डीजीपी जम्मू कश्मीर एसपी वैद्य क्या कह रहे हैं। जो जिहाद लड़ रहा हो, गरीबों के लिए सिर्फ जिहाद है। इनकी बीवियां क्लबों में हुक्का खींच रही होती हैं। आप देखिए सोशल मीडिया बड़ा हुआ उससे। ये खुद प्रॉपर्टीज खरीदते हैं वेस्ट में, अमेरिका में, लंदन में, कनाडा में, दुबई में। और एक आर्मी का चीफ बताइए जो पाकिस्तान का जो आम लोगों के साथ रहता है, जैसे भारत में जितने आर्मी जनरल्स हैं वो आम लोगों के बीच रहते हैं। तो ये आपको चूरन बेच बेच के आपकी जनरेशन खत्म कर दी। कुछ समझिए, अपनी आंखें खोलिए। और ये जो भारत के खिलाफ और हिंदू हेट, हिंदुओं से नफरत ये सिखाते हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनके खिलाफ नफरत करना, ज्यूज के खिलाफ नफरत करके आपको मुल्लाओं को यूज करके इन्होंने रेडिकलाइज की जनरेशन और बर्बाद कर दिया जनरेशंस को। कितने लोग मारे गए आज तक। आप अपने आंखें खोलिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को संभालिए। पाकिस्तान देखिए साजिश कर रहा है भारत के खिलाफ। यह आतंकी भर्ती उसी का हिस्सा है। एक और मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। 2 आईसिस के आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 लड़के, दोनों का नाम अदनान बताया जा रहा है। स्पेशल सेल ने इनकी गिरफ्तारी की है। ये आप देख रहे हैं जिनके मुंह पर रुमाल बंधा है, ये दोनों आईसिस के आतंकी थे और इनकी मंशा थी दिल्ली को दहलाने की, देश की राजधानी दिल्ली में आत्मघाती हमला करने की, फिदाइन बनने की ट्रेनिंग हुई थी इनकी। ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं दोनों की। दोनों अदनान हैं। एक की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है और एक की गिरफ्तारी भोपाल से की गई है। देखिए क्या था इनका प्लान और कैसे इनका प्लान फ्लॉप हुआ। देश में बड़े आईसिस मॉड्यूल का खुलासा हुआ। दिल्ली और भोपाल से 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए। दोनों खतरनाक आतंकियों का नाम अदनान बताया जा रहा है। एक के पिता सरकारी कर्मचारी हैं और दूसरा सीए कर रहा है। वो फिदाइन यानी आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे। दिल्ली के एक मॉल में धमाके की साजिश रच रहे थे और इसके लिए उन्होंने मॉल की कई बार रेकी भी की। धमाके के लिए आईडी यानी विस्फोटक बना रहे थे। वो घड़ी के जरिए टाइमर बनाने की भी तैयारी में थे। वो सरिया तुर्की बॉर्डर के हैंडलर से ऑनलाइन निर्देश ले रहे थे, सीरिया और तुर्की बॉर्डर से। और टारगेट था त्योहार के समय भीड़ भाड़ वाला इलाका। सितंबर में भी ऐसा गिरोह पकड़ा गया। 5 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। तभी से खुफिया एजेंसियां और पुलिस कड़ी नजर रख रही थी और दोनों अदनान के खतरनाक आईसिस प्लान को नाकाम कर दिया गया। पकड़े गए आतंकियों से कई देश विरोधी और संदिग्ध सामान मिले। इनके पास से आईसिस के झंडे और आतंकी ट्रेनिंग के वीडियो मिले हैं। बरामद लैपटॉप, पेन ड्राइव और डॉक्यूमेंट की जांच की जा रही है। सुनिए एसीपी प्रमोद कुशवाहा क्या कह रहे हैं। एक का नाम है अदनान खान, जो कि दिल्ली का रहने वाला है, सादिक नगर दिल्ली का, 20 साल का है। इसने डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और इसके साथ दूसरा आदमी है, वो भी अदनान खान है, भोपाल का रहने वाला, 21 साल का है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रहा था। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका जो प्लान था, इमीडिएट प्लान था कि कोई टेरर एक्टिविटी इसी दिवाली के आसपास इनको करनी थी, एवी फुटबॉल के एरिया में। इस अरेस्ट से एक मेजर टेरर एक्टिविटी प्रिवेंट कर दी गई है। एक घड़ी को टाइमर के तौर पर इस्तेमाल करने वाले थे, वो मिली है। प्लस वो फोटोग्राफ्स मिले हैं जहां से जिस तरह से इनको आईडी बनानी थी वो मिला है। प्लस इन्होंने जो आईएसआईएस को बैच दी है, उस बैच का इनके पास से वीडियो मिला है। वो आईएसआईएस का झंडा मिला है जिसका इस्तेमाल और बैच देने में किया गया था। आईएसआईएस के कपड़े, जो डार्क कलर के कपड़े टिपिकल पहनते हैं और फेस कवर करते हैं, वो सारी चीजें मिली हैं। जो आपकी ताकत है उसी पर दिल जान से जुड़ जाइए। एक दिन आपको कामयाबी भी मिलेगी और सुकून भी। विज्ञापन जगत के लेजेंड रहे पीयूष पांडे इसकी मिसाल है। उन्होंने भारतीय विज्ञापन और ब्रांड को खास पहचान और जुबान दी है। जैसे
मिले सुर मेरा तुम्हारा, हर घर कुछ कहता है, ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, दम लगा के हैसा, 2 बूंद जिंदगी की और अब की बार मोदी सरकार। इन लाइनों के पीछे छिपा चेहरा कौन था, बहुत कम लोग ही इसे जानते होंगे। पीयूष जयपुर में एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे, बचपन से घर में हिंदी का माहौल था और पीयूष को 2 शौक थे, क्रिकेट और दूसरा वन लाइनर और पंच लाइन का, और दोनों में पीयूष ने दिल खोलकर मेहनत की। दोस्त, परिवार, रिश्तेदारों ने विरोध भी किया लेकिन वो अड़े रहे। क्रिकेट में वो रणजी और यूनिवर्सिटी स्तर तक खेले और क्रिकेट के दम पर औसत नंबर आने पर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला मिला। पढ़ाई के बाद जब वो एड की दुनिया में आए तो लगा जैसे यही वो काम था जिसके लिए पीयूष बने। विज्ञापन को आम बोलचाल की भाषा में बनाकर उसे लोगों के दिलों तक पहुंचाया और अपने शब्दों से खास पहचान बनाई। पद्मश्री और विज्ञापन जगत के ढेरों अवार्ड जीते और लाइफ का बड़ा फंडा दिया। अपने कंफर्ट को देखकर काम या करियर मत चुनिए, काम वो करना चाहिए जिसमें आपको मजा आए। तो जहां से जो अच्छा मिले उसे हासिल करिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।